India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दिवाली छठ पर पटाखों पर हटा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। ग्रीन क्रैकर इस्तेमाल का दिया सुझाव। आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू। अगर बीमा प्रीमियम पर तय तारीख नहीं जमा किया गया तो बीमा दावा खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा मुआवजे पर किया अहम व्याख्या। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 10 को नोटिस। अंशु प्रकाश ने आरोपियों के बरी होने के खिलाफ की थी अपील। द्वारका कोर्ट ने नजफगढ़ में कार में 17 साल की नाबालिग लड़की की मौत मामले में दोनों आरोपियों को किया बरी। कहा लड़की ने आत्महत्या की क्योंकि उसके हाथों पर बंदूक के कारतूस के अवशेष मिले थे। पटना गांधीनगर बम ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने दी 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास। India Legal presents Courts Roundup. काली पूजा, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगा प्रतिबंध हट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। यह आदेश सभी राज्यों पर लागू है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण कम रखने के लिए राज्य में पटाखे फोड़ने, बिक्री करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडरेट एयर क्वालिटी पर ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बैन पटाखों के आयात ना हो और ना ही उन्हें जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि बंगाल राज्य सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर समुचित आदेश जारी कर सकती है। ग्रीन पटाखों के निर्माण और उसकी बिक्री की जगह सुपरविजन और वेरिफिकेशन के लिए टीमें तैनात की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जारी की गई गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करे। पश्चिम बंगाल में पटाखों के बैन के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि अगर हवा मॉडरेट और अच्छा है तो ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि पटाखों के जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं है, ग्रीन पटाखे को जलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है, सिर्फ उन पटाखों पर रोक लगाई है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंगाल में पटाखे जलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पटाखा बनाने वाली कंपनियां लगातार ग्रीन पटाखे के अलावा दूसरे पटाखे भी बना रही हैं। सीबीआई ने खतरनाक रसायन बेरियम पटाखा बनाने वाली कंपनियों के पास से बरामद किया है।
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य ने ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस के लिए ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी बनाने, बेचने और चलाने पर पाबंदी नहीं है। पटाखों पर पाबंदी का आदेश एनजीटी ने दिया था, जिसमें ग्रीन पटाखों को ही सशर्त मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ही गाइडलाइन के साथ जारी किया। बंगाल सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था बनाई है, 2018 में इसको लागू किया है। 2018 में इस मामले में 26 एफआईआर दर्ज की गई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस महीने 7 एफआईआर दर्ज की गई, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में ग्रीन पटाखों को बनाने वाली कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के पटाखों पर बैन के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। दरअसल 53 पटाखा व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों और आतिशबाजी की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश और गाइडलाइन जारी कर रखी है, तो हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को याचिकाकर्ता पटाखा व्यापारियों ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। 50 से ज्यादा पटाखा फैक्ट्रियों ने दिल्ली सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को राहत नहीं दी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की अपील कर दी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने के निर्णय ले लिया है। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, दिवाली के त्योहार से पहले हरियाणा ने दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखे जलाने और इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। खट्टर सरकार की ओर से रविवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक इन इलाकों में ऑनलाइन शॉपिंग साइटों के जरिए भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि दिल्ली सरकार का फैसला अनुचित है, इस पर रोक लगाई जाए और दिल्ली में लाइसेंसी व्यापारियों को मौजूदा स्टॉक को बेचने या फिर दिल्ली से बाहर ले जाकर स्टॉक को बेचने या उसका निस्तांतरण करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ताओं की दलील का केंद्र सरकार, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार तीनों के वकील ने विरोध करते हुए निर्देश लेने की बात कही। कोर्ट सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोई फैसला सुनाता, उससे पहले ही कोर्ट से कोई राहत न मिलते देख याचिकाकर्ता की वकील ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। जस्टिस संजीव सचदेवा ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल दिल्ली के 50 से ज्यादा लाइसेंस धारक व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दीपावली से पहले दिवाली में ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले स्पष्ट कर दिया था कि पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा था कि आनंद की आड़ में वो नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकता है। जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वो चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रोक सभी पटाखों पर नहीं लगाई गई है, ये व्यापक जनहित में है, एक विशेष तरह की धारणा बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है। पीठ ने कहा कि आज भी पटाखे बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में 2013 में रैली के दौरान जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें NIA कोर्ट का फैसला आ गया है। इस 4 दोषियों को सजा सुनाई गई है, वहीं 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। ये सजा आज NIA कोर्ट ने सुनाई है। इससे पहले NIA कोर्ट में 27 अक्टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। वहीं एक मोहम्मद फखरुद्दीन अहमद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। जब ये रैली हुई थी तब इसमें गुजरात के CM रहे नरेंद्र मोदी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट केस NIA कोर्ट में तकरीबन 8 साल तक चला। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें
ये सामने आया कि गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी। बम बनाने का सामान आतंकवादियों को झारखंड से मिला था। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली हुई थी, जिसमें तब गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की इस हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, 90 लोग घायल हुए थे, जिसका फैसला आज आया है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करते हुए अनुबंध को फिर से लिखने की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों को सख्ती से समझा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि बीमा के अनुबंध में उबेरिमा फाइड्स यानी बीमित व्यक्ति की ओर से पूरे विश्वास की आवश्यकता होती है। शिकायतकर्ता के पति ने जीवन सुरक्षा योजना के तहत जीवन बीमा निगम से एक जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसके तहत निगम द्वारा 3,75,000 रुपए का आश्वासन दिया गया था और दुर्घटना की मृत्यु के मामले में 3,75,000 रुपए के अतिरिक्त राशि का भी आश्वासन दिया गया था। उनके साथ एक दुर्घटना हुई और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद शिकायतकर्ता ने LIC के समक्ष 3,75,000 का दुर्घटना दावा लाभ के लिए भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए शिकायतकर्ता ने दुर्घटना दावा लाभ के लिए उक्त राशि की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कर जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष LIC ने तर्क दिया कि पॉलिसी की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि दुर्घटना लागू होने पर पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पॉलिसी 14 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई थी और दुर्घटना की तारीख यानी 6 मार्च 2012 को लागू नहीं थी। पॉलिसी के नवीनीकरण के बाद दुर्घटना होने पर ही इसका लाभ उठाया जा सकता था। इस प्रकार आयोजित करने के बाद इसने अपील की अनुमति दी और शिकायत को खारिज कर दिया गया। इधर जस्टिस डिवाई ने एक कार्यक्रम में डाबर के एक विज्ञापन पर हुए हालिया विवाद पर टिप्पणी की। एक समारोह में उन्होंने कहा कि जनता के रोष के कारण विज्ञापन को हटाना पड़ा। उल्लेखनीय हो कि डाबर के विज्ञापन में लेस्बियन जोड़े को करवा चौथ मनाते दिखाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से नालसा द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, जिसका विषय कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप सभी को उस विज्ञापन के बारे में पता होगा। सिर्फ 2 दिन पहले जिसे कंपनी को हटाना था। ये एक समलैंगिक जोड़े के करवा चौथ मनाने का विज्ञापन था। इसे जनता के रोष के आधार पर वापस लेना पड़ा। डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट फेम ब्लीच क्रीम के लिए विज्ञापन जारी किया था। लॉन्च के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने विज्ञापन का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाबर इंडिया को आपत्तिजनक विज्ञापन वापस लेने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी थी। विवाद के बाद डाबर इंडिया ने विज्ञापन वापस ले लिया था और अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में युवाओं को लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता केवल महिलाओं के लिए एक मामला नहीं है। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने के लक्ष्य को पाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में अपने जीवन में हम हर दिन महिलाओं के खिलाफ अन्याय को देखते हैं। वास्तविक जीवन की स्थितियां दिखाती हैं कि कानून के आदर्शों और समाज की वास्तविक स्थिति के बीच विशाल अंतर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके अन्य 9 लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल अंशु प्रकाश ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील दाखिल की। ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी लोगों को अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट 23 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। पिछले दिनों इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुल 13 आरोपियों में से आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 विधायकों को बरी कर दिया था। इससे पहले अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। इस फैसले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद नोटिस जारी हुआ था। 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था। बाद में कोर्ट से सभी को बरी कर दिया गया था। वहीं कोर्ट ने आप के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान विधि विरुद्ध जमाव, दंगा और हत्या के लिए 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। ये देखा गया कि आरोपियों ने जाकिर और 4 अन्यों को मारने का एक सामान्य आशय विकसित किया, जबकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे हो रहे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 147, 148 और धारा 149 के तहत आरोप तय किए और RW 34 उनसे 4 के खिलाफ धारा 302 को जोड़ा। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री ने जाकिर को मारने के लिए उनके बीच किसी पूर्व समझौते का संकेत नहीं दिया, जो कि साजिश के आरोप के लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार रिकॉर्ड पर सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा दंगा, हत्या आदि के अपराध का खुलासा करती है। ये स्पष्ट है कि यदि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत और आरोप पत्र के साथ संलग्न हैं, तो आरोपियों की सजा उचित रूप से संभव है और उनके आरोप मुक्त करने की कोई मामला नहीं बनता। अभियोजन पक्ष एक चश्मदीद गवाह शशिकांत कश्यप की सीसीटीवी फुटेज और गवाह के साथ साथ आरोपियों के मोबाइल फोन के CDR पर बहुत अधिक निर्भर है, जो घटनास्थल के पास उसकी मौजूदगी को दिखाती है। गवाह के बयान पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि वो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता और उसके द्वारा बनाई गई घटना को नहीं देखा होता, तो वो टेलीफोन नंबर 100 पर कॉल नहीं करता। उसी को देखते हुए उसकी बताई घटना पर विचार करते हुए पूरी घटना, जिसमें जाकिर समेत मुस्लिम समुदाय के 4 सदस्य मारे गए थे, इस स्तर पर यह स्वीकार करना मुश्किल है कि वो अपराध स्थल के पास मौजूद नहीं था, उसने हत्याओं को नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के साथ पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य घटना के स्थान पर और भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति दिखाते हैं। इसी के तहत मामले में आरोप तय किए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS आरोपी को CRPC की धारा 167 के मामले में डिफॉल्ट जमानत दे दी। इस तथ्य के मद्देनजर पुलिस ने उसके खिलाफ FSL रिपोर्ट या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बिना दर्ज मामले में चालान दाखिल किया था। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ 22 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किए गए भीम सेन के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस आरोप में उसके से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद मामले में चालान 11 फरवरी 2021 को दाखिल किया गया था। हालांकि चालान के साथ FSL प्रस्तुत नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे देखते हुए CRPC की धारा 167 के तहत सत्र न्यायालय से जमानत मांगी, लेकिन उसकी अर्जी 11 अक्टूबर 2021 को खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। प्रारंभ में न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 2 निर्णयों का उल्लेख किया। इन दोनों मामलों में कहा गया था कि FSLA रिपोर्ट के बिना चालान दाखिल करना एक पूर्ण चालान नहीं माना जाएगा और ऐसे मामलों में आरोपी 167 CRPC के तहत डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से आगे कहा कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले ही इस प्रश्न को संदर्भित कर दिया कि क्या FSL की रिपोर्ट के बिना दाखिल किया गया चालान एक अधूरा चालान होगा। अदालत ने आरोपी को वर्तमान मामले में जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि FSL रिपोर्ट के बिना चालान दाखिल करना एक पूर्ण चालान नहीं माना जाएगा और ऐसे मामलों में आरोपी 167 CRPC के तहत डिफॉल्टर जमानत का हकदार होगा। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि खंडपीठ की राय है
कि एफएसएल रिपोर्ट के बिना दाखिल चालान एक पूर्ण चालान होगा तो राज्य वर्तमान में अभियुक्तों के संबंध में जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए स्वतंत्र होगा। नजफगढ़ में मर्सिडीज कार में 17 साल की नाबालिग लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को द्वारका कोर्ट ने बरी किया है। नजफगढ़ में 2016 में हुई घटना पर फैसला देते हुए द्वारका कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग की अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित दोनों लड़कों को बरी करते हुए कहा कि लड़की ने आत्महत्या की क्योंकि उसके हाथों पर बंदूक के कारतूस के अवशेष मिले थे। द्वारका कोर्ट ने दोनों लड़कों को पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपहरण, हत्या और आरोपों से बरी करते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट के जज नवजीत बुद्धिराजा की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, राजवीर सिंह लांबा और नरेश सांगवान के खिलाफ जांच में चूक और मनगढ़ंत मामला दर्ज करने के लिए विभागीय जांच की सिफारिश की। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि इन लोगों ने जांच भटकाने का काम किया, इसलिए मृतक लड़की की मां, एफएसएल मरने करने वाले डॉक्टर और मृतक लड़की के एक दोस्त के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में झूठी गवाही देने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही कोर्ट ने पिस्तौल के मालिक योगेश को आर्म्स एक्ट का उल्लंघन कर अवैध रूप से पिस्तौल रखने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि लड़की को शराब पिलाई गई थी और दोनों आरोपियों के द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही अभियोजन का ये आरोप भी खारिज कर दिया गया कि दोनों आरोपी मृतक लड़की से लड़ रहे थे। इस मामले में एफआईआर ना दावा किया गया कि मुख्य आरोपी ने कार का दरवाजा खोलकर मृत लड़की को गोली मार दी थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.